नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो पिछले वीडियो में हमने महाजनपदों की चर्चा की थी, जिसमें महाजनपदों में किस प्रकार से मगध जनपद उभर कर आया था और महाजनपद के विस्तार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस वीडियो में हम मगध जनपद में जो वंश परंपरा की शुरुआत हुई थी और 3 महत्वपूर्ण वंशों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसकी चर्चा करेंगे और फिर कैसे आगे चल के ये वंश परंपरा का चलन सा शुरू हो गया है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं हम वन लाइनर सीरीज में जो वंश परंपरा किस प्रकार से शुरू हुई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हो उसे ज़रूर प्रेस करें और उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो जो वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा कि हर्यक वंश कहाँ स्थापित हुआ। जो हर्यक वंश की हमने चर्चा करी है कि हर्यक वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में या मगध जनपद में हुई थी। जो महाजनपद था मगध, उसमें जो होड़ सी लगी थी कि आगे बढ़ने की, जिसमें मगध ने सबसे उच्च प्रगति हासिल की, तो उसमें एक वंश की स्थापना हुई, उसको हर्यक वंश कहा गया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक की बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और जो बिंबिसार था, हर्यक वंश को हम पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। मतलब पितृहंता का मतलब है कि इसमें एक ऐसा था कि पिता की मृत्यु उसके पुत्र द्वारा की गई और फिर उस पुत्र की मृत्यु उसके पुत्र के द्वारा की गई, इसलिए इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हर्यक वंश कब स्थापित हुआ। जो हर्यक वंश है 544 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हर्यक वंश की राजधानी क्या थी। तो हर्यक वंश ने राजगृह को राजधानी बनाया जो आज पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि बिंबिसार द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई। तो बिंबिसार ने महत्वपूर्ण नीति अपनाई थी, वैवाहिक नीति। तो बिंबिसार युद्ध में विश्वास नहीं रखता था, वह वैवाहिक नीति द्वारा यह विश्वास रखता था कि उस क्षेत्र को आसानी से जीता जा सकता है। तो बिंबिसार के द्वारा 3 विवाह किए गए थे जिससे उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था। मतलब कि उसके राजदरबार में एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गौतम बुद्ध की सेवा में बिंबिसार के द्वारा किसे भेजा गया। तो जब गौतम बुद्ध बीमार हुए थे तो बिंबिसार के द्वारा जीवक को उनकी सेवा में भेजा गया था। वहीं बिंबिसार की मृत्यु कब हुई थी। तो बिंबिसार की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या की गई थी उनके बेटे के द्वारा। तो 492 ईसा पूर्व में उनकी हत्या हुई थी। आपको कहीं कहीं 493 भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि पितृहंता वंश की किसे कहा जाता है। मतलब हमने ऊपर ही समझा था कि पितृहंता वंश हर्यक वंश को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें पुत्र के द्वारा पिता की हत्या, फिर उसके पुत्र के द्वारा उनकी हत्या हुई थी। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई। तो उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि अजातशत्रु के द्वारा कौन से क्षेत्र को जीता गया था। जो अजातशत्रु के द्वारा जो 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए, एक तो वैशाली था और दूसरा काशी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना कि अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की। तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उदयन द्वारा किस शहर की स्थापना की। तो उदयन ने एक नए शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और उदयन द्वारा नई राजधानी किसे बनाएगा। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को एक नई राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपने, नाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो नाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो यहाँ पे एक विशेष जानकारी है कि जो शिशुनाग था वो नागदशक का एक मंत्री था और इसने धोखे से, छल के द्वारा उसके साथ छल किया गया था और एक शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग द्वारा बनाई गई राजधानी थी, शिशुनाग ने वैशाली राजधानी बनाई और यह पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, शिशुनाग के बाद कौन सा शासक बना। शिशुनाग के बाद जो शासक बना वो था कालाशोक। और कालाशोक द्वारा बनाई गई राजधानी
क्या थी? तो कालाशोक ने वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करी राजधानी को। तो नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदी वर्धन था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नाग वंश के बाद जो नंदी वंश क्या बोलते हैं नंद वंश आया, जैसे कि पहले हरेक वंश आया, हरेक वंश के बाद नाग वंश आया, नाग वंश के बाद नंद वंश आया। तो नंद वंश की जो स्थापना हुई थी महापद्म नंद द्वारा की गई थी। भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि कलिंग को सबसे पहले जीतने वाला शासक कौन था? तो कलिंग को सबसे पहले किसने जीता था? महापद्म नंद के द्वारा कलिंग को जीता गया था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम घनानंद से जनता का असंतुष्टि का कारण क्या था? तो वैसे तो बहुत सारे कारण थे। उसकी क्रूरता का कारण था कि वह क्रूर शासक था और जनता उससे असंतुष्ट थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था उसका अत्यधिक कर लगाना, तो जिससे जनता उससे सबसे ज़्यादा परेशान थी। तो इस प्रकार आज के वन लाइनर फॉरवर्ड हम यहीं समाप्त करते हैं, जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण वंशों के बारे में जाना कि पहले हरेक वंश आया, फिर नाग वंश आया, उसके बाद नंस वंश आया, और इस प्रकार ये वंश परंपरा का सिलसिला शुरू हो गया। तो आगे हम और इसी प्रकार वन लाइनर वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।